वो गार्ड जल्दी से अंदर जाकर पूछने लगता है, अभी जो कॉफ़ी मेरे बॉस के लिए भेजा गया था वो किसने भेजा है? तो अंदर से जॉन्गकुक बाहर निकल कर आता है। वो अपनी लिप्स को पाउट करके कहता है, हाँ वो मैं हूँ, मैंने कॉफ़ी बनाया था, क्यों क्या हुआ है? तो गार्ड कहता है, आप मेरे साथ बाहर आओ, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहता है। तो जॉन्गकुक डरी हुई सहमी सी बाहर निकल कर आता है अंदर से। वो उसे देखकर तैयांग की दुनिया जैसे मानो फिर से थम गया है। वो बस उसके चेहरे को ही घूरे जा रहा था। वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो जॉन्गकुक के तरफ इंटेंस लुक से देख रहा था। जॉन्गकुक तैयांग को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो अभी भी मास्क पहना हुआ था और उसकी आंखें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो ग्लास पहना हुआ था शेड वाली। धीरे धीरे जब वो करीब जाता है वो उसे महसूस होता है कि कोई उसे बहुत ही इंटेंस लुक से घूर रहा है। इधर आओ बेबी बॉय। उसकी डीप वॉइस सुनकर जॉन्गकुक चौंक जाता है, वो कांपने लगता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर कहता है, सर ये कॉफ़ी को मैंने बनाया है, क्या आपको पसंद नहीं आया तो फिर मैं आपके लिए दूसरा बना देता हूँ। तो तैयांग कहता है, नहीं मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये मेरे लिए मेरे बेबी बॉय ने बनाया है। ये कहकर तैयांग तुरंत जॉन्गकुक के हाथ अपने हाथ में लेकर उसे किस कर लेता है। जॉन्गकुक तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहता है, सर ये अब क्या कर रहे हो? तैयांग उसके तरफ ऐसे घूर रहा था जिसे जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। इस बार तैयांग खुद को जैसे तैसे काबू कर लेता है और वो अपने गार्ड को इशारा कर देता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। उसे पता था कि वो और थोड़ी देर अगर यहाँ रुकता तो वो कुछ गलत कर बैठता अपने बेबी बॉय के साथ, और वो यहाँ ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सिर्फ उसका है और कोई उसे नहीं देख सकता। जॉन्गकुक तैयांग के जाने के बाद जॉन्गकुक डीपली ब्रीथ लेता है और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कॉल करके यूनो को बताने लगता है और कहता है, थोड़ी देर पहले एक आदमी हमारे कॉफ़ी शॉप पर आया और मुझे ऐसे घूर रहा था कि मुझे उसकी नज़रों से ऐसे लग रहा था कि मानो मैं उसके सामने नेकेड खड़ा हूँ। मुझे इतना शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। वो मुझे इस तरह से घूर रहा था कि मानो वो मुझे अभी खा ही जाएगा। उसे अभी भी बार वाले इंसिडेंट्स और तैयांग याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जिमिन ग्रोसरी स्टोर से वापस आ गया था। वो अपने घर में एंटर करता है। वह सब कुछ शांत था। जिमिन कहता है, क्या वो अभी तक घर नहीं आया है? कल रात भी वो घर वापस नहीं आया था। जिमिन ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में जो बैग था उसे लेकर किचन काउंटर में आ जाता है। जिमिन सोचता है, ठीक है, अगर यूंगी अभी तक घर नहीं आया है तो मुझे बेडरूम में जाकर शावर लेकर अपने क्लोथ चेंज कर लेना चाहिए। अगर यूंगी आ गया तो उसे मैं हमेशा तैयार और फ्रेश ही पसंद हूँ। ये सोचते हुए जिमिन बेडरूम में आ जाता है चेंज करने के लिए। जिमिन अपने क्लोजेस्ट में से अपने लिए कंफर्टेबल क्लोथ बाहर निकालने के लिए क्लोजेस्ट को ओपन करता है कि तभी किसी ने उसे पीछे से कमर से पकड़ते हुए अपने ऑफिस रूम के अंदर लेकर आता है। जिमिन अचानक ऐसी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा डर जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो वो यूंगी था, मेरे हस्बैंड यूंगी। जिमिन अपना एक हाथ हार्ट के पास रखकर डीपली ब्रीथ लेते हुए कहता है, यूंगी ये क्या है और तुम मुझे अपने ऑफिस रूम में क्यों लेकर आए हो और इस कमरे की सारी लाइट ऑफ क्यों है? जिमिन यूंगी के हाथ अपने कमर के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है लेकिन यूंगी उसे अपने और करीब खींच लेता है। यूंगी कहता है, जिम मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। मैंने तुम्हारे लिए घर पर ही स्टडी का इंतज़ाम कर दिया है ना, फिर भी डार्लिंग तुम बाहर क्यों गए हो? यूंगी बहुत ही प्यार से जिमिन की चिक्स को सहलाते हुए कहता है, तो फिर डार्लिंग तुम मेरे बात को सुनते क्यों नहीं हो? जिमिन कहता है, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो फिर घर के लिए ग्रोसरीज कौन लाएगा? यूंगी कहता है, डार्लिंग तो तुम मुझे बताओ क्या लाना है, मैं वो सारी चीज़ तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा।
जिमिन यहाँ आहें भरता है और मन ही मन कहता है शुगा शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही अजीब तरह से एक्ट कर रहा है। वो मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देता और किसी से बात करना भी अलाउ नहीं करता। जिमिन और यूंगी के शादी को 2 हफ्ता हो गया था। ये दोनों एक हॉस्पिटल में मिले थे जहाँ जिमिन एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर सीखने के लिए सियोल की एक बड़ी सी हॉस्पिटल में एंट्रेंस के तौर पर काम कर रहा था। तभी एक दिन अचानक जिमिन हर दिन की तरह हॉस्पिटल में आता है अपना होमवर्क के लिए। तभी वो हॉस्पिटल में आकर देखता है पूरी की पूरी हॉस्पिटल काले कपड़े पहने हुआ गार्ड से भरा हुआ है। डॉक्टर्स के बिना और कोई पेशेंट भी नहीं था। तभी एक डॉक्टर आकर जिमिन को अपने साथ हॉस्पिटल की वीआईपी रूम में चलने के लिए कहता है। जिमिन हॉस्पिटल की वीआईपी सेक्शन में आ जाता है। जिमिन कमरे में आकर देखता है कमरे में एक हैंडसम सा लड़का बेड पर सेंसलेस पड़ा है। एक कमरा एक हॉस्पिटल का सबसे लग्जरियस कमरे में से एक था और कमरा भी बहुत बिग था। इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं है जो मौजूद नहीं है। जिमिन धीरे धीरे उस लड़के के पास आता है। जिमिन पास आकर उस लड़के को देखकर अपना आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। जिमिन मन ही मन सोचने लगता है कोई इंसान कैसे इतना हैंडसम और एंजेलिक हो सकता है। वो हर एक एंगल से बिल्कुल परफेक्ट है। आंखें, लिप्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा एंजेलिक फेस जिसे देखकर आंखों को सुकून मिले। पहली नज़र में ही जिमिन ना चाहते हुए भी उसके प्यार में पड़ जाता है। उसे ये अभी भी नहीं पता था कि एक कौन है, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गया था कि कोई साधारण इंसान नहीं है। इस कमरे में 2 डॉक्टर और गार्ड के अलावा और किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं था। जिमिन बहुत ज़्यादा लाकी महसूस करने लगता है कि वो कोई डॉक्टर ना होने के बावजूद उसे मिल पाया, उसे देख पाया। जिमिन उसके बारे में सोचकर ही ब्लश करने लगता है। वो कितना हैंडसम है, पता नहीं उसका नाम क्या है। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जिमिन हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहा था कि तभी यूंगी के साथ उसका टक्कर हो जाता है। जिमिन जल्दी जल्दी में यूंगी से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यूंगी अभी भी वो ही खड़ा होकर जिमिन को जाते हुए देख रहा था। जिमिन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। जिमिन के बारे में सब कुछ जानने के बाद यूंगी हर रोज़ कोई ना कोई काम से हॉस्पिटल आना शुरू कर देता है। जबकि तैयांग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। हाँ, उस दिन तैयांग हॉस्पिटल के बेड पर था, वो भी सेंसलेस। अपोजिट गैंग के कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसे उसके अपने कंधे पर गोली लग गया था। धीरे धीरे जिमिन और यूंगी बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। एक दिन जब जिमिन टीवी में न्यूज़ देख रहा था, तभी उसे तैयांग के बारे में पता चला कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 माफिया किंग तैयांग है। यूंगी धीरे धीरे जिमिन का बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। कुछ ही महीने पहले वो एक दिन अचानक से जिमिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। जिमिन बहुत बार उसे रिजेक्ट भी कर देता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो जिमिन के मॉम डैड को शादी के लिए मना लेता है। यूंगी ने उसे कहा कि वो एक बहुत ही साधारण परिवार से है और वो एक नॉर्मल जॉब करता है। जिमिन अपने पेरेंट्स के लिए उसे शादी के लिए मान जाता है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ वियर्ड होना चालू हो गया था उन दोनों की लाइफ में। उसने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किस तरह के जॉब करता है। उसने बस जिमिन से कहा कि वो एक छोटी सी कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है। शादी के बाद यूंगी जिमिन के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। वो जिमिन के घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है। जिमिन बहुत बार यूंगी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन हर बार यूंगी हनी जैसा मीठा शब्द उसे कहकर कैसे भी करके मना ही लेता है। जिमिन जब पहली बार यूंगी के साथ उसके घर पर आया था, उसने सोचा यूंगी और वो छोटी सी किसी अपार्टमेंट में रेंट में रहने वाला है। लेकिन जब वो कार को किसी बड़ी सी अपार्टमेंट के सामने रोकते हुए देखा, उसके आंखें बड़ी हो गई। अपार्टमेंट उसके घर से 2 गुना बिग था। जिमिन हमेशा उसे इसके बारे में क्वेश्चन करता है, लेकिन हर बार यूंगी बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है और अपनी मीठी सी बातों से उसे कन्विंस कर लेता है। और जिमिन भी मान जाता है ये सोचकर कि जो भी हो, वो जैसा भी हो, यूंगी उससे प्यार करता तो है और शादी के
इतने दिन बाद भी उसे इंटीमेट होने के लिए कभी फोर्स नहीं किया है। जब भी वो जिमिन को प्यार से हक करता है, उसके करीब जाने की या इसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिमिन हमेशा एक ही चीज़ कहता है, प्लीज़ यूंगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारा मुझ पर हक भी है, लेकिन मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए इस सब के लिए। जिमिन यूंगी से कहता है, तुम घर कब आए? क्या तुम्हें नाश्ता किया तुमने? आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर मुझे पता होता कि तुम घर आने वाले हो, मैं ग्रोसरी स्टोर जाता ही नहीं। यूंगी बहुत कम बात करता है, हमेशा शांत रहता है, लेकिन जिमिन के साथ वो बहुत बात करता है। यूंगी स्माइल करके कहता है, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मैं। घर आया तो तुम नहीं थे। एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन जब मैंने डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनी, तब जाकर मेरी जान में जान आई। बात करते करते यूंगी अपना दोनों हाथ जिमिन के कमर पर रख लेता है और उसे धीरे धीरे अपने करीब खींचने लगता है। जिमिन अपना आंखें बंद कर लेता है। उसे यूंगी के टच से बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। जिमिन यूंगी हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यूंगी आज खुद को रोकने की मूड में नहीं था। वो अचानक जिमिन को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे सीधा बेड पर लेकर जाता है। यूंगी के एक्शन को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे वो कोई रिएक्शन देना ही भूल जाता है। यूंगी जिमिन को जेंटली बेड पर लेटाकर उसके पास आकर लेट जाता है, वो भी उसे कसकर गले लगाते हुए। कुछ देर बाद जिमिन को जब ये रियलाइज़ होता है कि यूंगी बेड पर उसके साथ है और वो भी अभी उसे कडल किए हुए, जिमिन तुरंत यूंगी को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन यूंगी उसका हाथ पकड़ते हुए कामली कहता है, डरो मत, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। मुझे बस ऐसे ही तुम्हें गले लगाकर थोड़ी देर रेस्ट करना है। जिम, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा। तुम जब तैयार होगे इसके लिए तभी हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। जिमिन फिर से यूंगी की अच्छाई से और उसके हनी जैसा मीठे शब्द से कन्विंस हो जाता है। जिमिन भी अब ऐसे ही उसे हक किए हुए रहने देता है। अब दूसरे तरफ जंगकुक ने जब सब कुछ कॉल करके यूनो को बताया, वो कुकी की आवाज़ से ही समझ गया था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। यूनो तुरंत कॉल कट कर कुकी से उसके कैफ़े में मिलने के लिए आ जाता है। 30 मिनट बाद यूनो कैफ़े में पहुंचता है। वो कैफ़े आकर सीधा कुकी के पास जाता है। जंगकुक यूनो को देखते ही उसे गले लगा लेता है। उसका हाथ अभी भी शेक कर रहा था। यूनो कैफ़े की मोटू अंकल को जंगकुक के लिए पानी लाने के लिए कहता है। मोटू अंकल पानी लेकर जंगकुक के हाथ में देकर अपने काम पे वापस चला जाता है। यूनो उसके चीक्स को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ कुकी, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें हिट किया? जंगकुक कहता है, नहीं, मैंने जब कैफ़े में आया तब मुझे एक ब्लैक कॉफ़ी बनाने का ऑर्डर मिला है, और हाँ, उन्होंने हमारे कैफ़े की बेस्ट कॉफ़ी सर्व करने के लिए कहा था। मैंने वो ही बना कर दिया था। यूनो कहता है, तो क्या उसे ये पसंद नहीं आया? क्या वो बेवकूफ़ है? तुम सबसे बेस्ट कॉफ़ी बनाते हो। जंगकुक यूनो को रोकते हुए कहता है। अचानक काला कपड़े पहने हुए एक आदमी अंदर आता है और मुझे उसके बॉस से मिलने के लिए कहता है। उसके बॉस कॉफ़ी जिसने मेक किया था उसे मिलना चाहता था। मुझे लगा कि उनको शायद पसंद नहीं आया मेरा बनाया हुआ कॉफ़ी। मैं जब बाहर गया, वो अपने जगह से उठकर मेरे तरफ ही चलकर आने लगा और अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता नहीं क्यों अपने स्पॉट पर ही मैं पूरी तरह से जम गया था उस वक्त। वो भी फुल ब्लैक सूट में था और फेस पर मास्क और सनग्लास भी पहना हुआ था। इससे पहले मैं कोई रिएक्शन दे पाता, उसने मेरे हाथ पर किस कर लिया, मास्क के ऊपर से ही, और ग्लास के थ्रू मुझे ऐसे घूरने लग रहा था। मुझे खुद को उसके सामने नेकेड फील हो रहा था। मैं महसूस कर पा रहा था उसकी स्माइल को। फिर उसने मेरे तरफ देखा और सॉफ्टली पूछा,
कॉफ़ी किसने बनाई? फिर मैंने भी सॉफ्ट टोन में जवाब दिया कि कॉफ़ी मैंने बनाया, इतना सॉफ्ट जैसे वो क्लियरली मेरी बात को सुन पाए। इस तरह से कहा। फिर उसने अपना डीप वॉइस से कहा, तो बेबी बॉय, मैंने जब तुम्हें बाहर बुला रहा था तब तुम बाहर क्यों नहीं आए? वो बार बार मुझे बेबी बॉय कह रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था सब कुछ। फ्यूनो कहता है, अरे तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन में क्यों हो? चलो इसे भूल जाओ। 2 दिन बाद अंकल और आंटी के मैरिज एनिवर्सरी है ना? तो तुमने इस बारे में सोचा कि तुम उन्हें क्या गिफ्ट करने वाले हो? यूनो जॉन्गकुक को इस टेंशन से थोड़ी देर के लिए उसका माइंड हटाना चाहता था। जॉन्गकुक कहता है, हाँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तयंग अपना मेंशन में आता है और यूंगी के साथ बिजनेस रिलेटेड कुछ बात डिस्कस कर रहा था।